नमस्कार जेंटलमैन, स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर, और बड़ी खबर में हम बात करेंगे उत्तराखंड सरकार के 4 साल, दूसरी पारी धामी की और उनके 4 साल। 4 साल में पिछले दिनों आपको ध्यान होगा कि हमने सरकार ने अपने पखवाड़े के रूप में कार्यक्रम का सिलसिला शुरू किया, और कुछ उपलब्धियां ऐसी बताई जा रही हैं कि जो देश में नायाब हैं, कहीं नहीं हुई। यूसीसी है, जैसे उसे कानूनी दर्जा दिया गया, वो एक बड़ी उपलब्धि सरकार अपनी ओर बता रही है। पहाड़ी क्षेत्रों का विकास को लेकर के बात कर रही है। लखपति दीदी का जिक्र किया जा रहा है। कई ऐसी योजनाएं हैं जिनको लेकर के सरकार का दावा है कि वो केवल और केवल उत्तराखंड में हुई हैं, या फिर उन योजनाओं को और बेहतर आकार दिया है। कुछ ऐसे भी है, फ्री डीजी स्कीम्स को लेकर के भी, चाहे वो राहत सामग्रियां हो या दूसरे चीजों हो, बालिका शिक्षा की बात हो, हॉस्पिटल्स की बात हो। लेकिन कई मुद्दे आज भी हैं जो विपक्ष के निशाने पर हैं, जिसमें कहा जाता है कि पलायन को रोकना एक बड़ी चुनौती आज भी सरकार के पास में है। ये कैसे रुकेगा? जिस तरह से डबल इंजन की सरकार का जिक्र किया जा रहा है सरकार की ओर से, लेकिन विपक्ष इसे खारिज करता है और कहता है कि एक भी इंजन पूरी तरह से पटरी पर नहीं है। क्यों ऐसा विपक्ष को लगता है? और सरकार के जो दावे हैं, सरकार का कहना है कि जनता के सामने है, वे जनता को फैसला करना है। ये ऐसे वक्त नहीं। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ और भी गेस्ट जुड़ेंगे। हमारे सहयोगी श्रीनिवास हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। कांग्रेस से हमारे साथ में शीशपाल बिष्ट साहब हैं, और यूकेडी से शांति प्रसाद भट्ट साहब हैं। बीजेपी से अभी हमारे साथ मथुरा दत्त जोशी साहब जुड़ेंगे। मैं श्रीनिवास आपके पास में आना चाहूंगा। देखिए, नई बात नहीं है। जैसे जैसे सरकार जश्न मनाती है, विपक्ष का अपना आरोप प्रत्यारोप और सरकार से जवाब मांगना, श्वेत पत्र जारी कराने की मांग, वो अपना ब्लैक पेपर जारी करते हैं। ये सब चीजें नई बात नहीं है, अक्सर होता है किसी भी राज्य में हो। लेकिन अगर यूं बात करें तो जिन चीजों को लेकर के मुखर हो रही है कि पहले ये चीजें पूरी नहीं हुई और आज भी मुंह बाए खड़ी हैं, जिसमें पलायन को एक बड़ा मुद्दा बताते हैं, तो ये मुद्दा है वाकई, या इसमें बहुत कुछ सरकार काम कर चुकी है? बिल्कुल योगेंद्र जी, देखिए आज सरकार के 4 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। इस टेन्योर में बतौर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने इस 4 साल के कार्यकाल को पूरा कर दिया है। और उत्तराखंड में इस बात का भी, भारतीय जनता पार्टी के लिहाजे से अगर मैं बात करूं, तो इस बात का जश्न है कि कोई मुख्यमंत्री, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्रियों की अस्थिरता राज्य में लगातार बरकरार रही है, इस कारण से 4 साल का कार्यकाल करना अपने आप में ये बताता है कि मुख्यमंत्री अपनी सरकार को स्थिर करने पर जोर लगा रहे हैं और स्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा अब 10 महीने का कार्यकाल शेष बचा हुआ है, उसके बाद चुनावी मुहाने पर सरकार खड़ी है, तमाम राजनीतिक दल खड़े हैं। जहां तक आपने रिवर्स पलायन या पलायन का सवाल पूछा है, तो मुझे लगता है कि पलायन में कोविड के बाद सरकारों से भी ज्यादा कोविड का दौर इसमें बड़ा रहा है, जिसने लोगों को रिवर्स पलायन करने के लिए मजबूर किया है। और कोविड के दरमियान ही उत्तराखंड के पहाड़ों में एक बार फिर से खेत खलिहान आबाद होते रहे हैं। अब नतीजा यह है कि सरकारें उनको गांव में कैसे रोके। सरकारों को रोकने के लिए वो तमाम व्यवस्थाएं चाहिए थी, जिसमें कहीं ना कहीं आज भी सरकार या विभाग पीछे रह गए हैं। गांव में खेत खलिहान अगर लहलहाते फसल देने में कामयाब हैं, लेकिन उसके पीछे जंगली जो सुअर है या जंगली जो जानवर है, या मैदानी इलाकों से ग्रामीण क्षेत्रों में छोड़े गए जो बंदर हैं, वो उन फसलों को नेस्तो नाबूद कर देते हैं। दूसरी बात आती है पॉली हाउस की। सरकार ने एक स्कीम चलाई कि पॉली हाउस लगाएंगे तो लोगों को सब्जी का उत्पादन, फसलों का उत्पादन पॉली हाउस के अंदर हो जाएगा। लेकिन आप यकीन मानिए कि 6 महीने से ऊपर हो गया है सरकारी खजाने में पैसा जमा किए हुए, लेकिन उद्यान विभाग और कृषि विभाग ने पैसा तो लिया, रसीद भी जारी की, लेकिन आज तक भी पॉली हाउस नहीं लग पाए हैं। अब बकायदा सरकार ने उस कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया है जिसको ये टेंडर दिया गया था। तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं, ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका जिक्र करना बेहद जरूरी है कि पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन क्यों न रुकेगा।
पलायन को रोकने के लिए आपको वहां रोजगार स्थापित करना पड़ेगा, आपको मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां ले जानी पड़ेगी, अस्पताल दुरुस्त करने पड़ेंगे, स्कूली व्यवस्था बेहतर करनी पड़ेगी, लेकिन आप इन चीजों पर फोकस नहीं कर रहे हैं। और यहां पर मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि सरकार या सरकार के मुखिया के तौर पर अपना कार्यकाल बचाने की ज्यादा जहमत उठानी पड़ती है बजाय इसके कि पहाड़ को कैसे बचाया जाए। बिल्कुल, धामी ने एक बड़ी बात कही है कि जनता भरोसा करेगी, जनता हमारे साथ है। रोड शो के दरमियान में जब मीडिया से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि हम रिपोर्ट कार्ड लेकर के जाएंगे जनता के बीच, और जो रिपोर्ट कार्ड है यानी कि हमने जो काम किया है उसी पे हमारा भरोसा है और उसी को लेके जाएंगे। जब पूछा गया है कि विपक्ष हमलावर, तो उनका कहना है कि विपक्ष एक नाममात्र का हमलावर है और उनके पास में आरोप लगाने के अलावा कुछ नहीं है, जिनमें कोई सच्चाई नहीं है, पब्लिक बहुत अच्छे से जानती है। तो चलिए शिषपाल जी का रुख करना चाहूंगा। सर, आपके तमाम आरोपों को पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री ने खारिज किया है। ये कहा है कि सशक्त उत्तराखंड 2025 से हमारा रोल मॉडल। किस सशक्त उत्तराखंड की बात कर रहे हैं? जिस उत्तराखंड में एनसीआरबी का डाटा कह रहा है कि 9 हिमालयी राज्यों में प्रदेश आज पहले पायदान पे खड़ा है। पलायन को ये रोक नहीं पा रहे हैं। इन्हीं के जो है पलायन आयोग की रिपोर्ट कह रही है कि 270 लोग जो है प्रतिदिन पलायन करने के लिए मजबूर हैं। रिवर माइग्रेशन के जो दावे इस सरकार ने किए थे वो धरातल पे कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। सरकार के दावों पे भरोसा करके हमारे नौजवानों ने, प्रवासियों ने जो है तमाम विभागों में अपने अपने प्रोजेक्ट सबमिट किए, लेकिन उन्होंने साल भर 2-2 साल विभागों के चक्कर लगाए, उनके जूते चप्पल घिस किए, लेकिन उनकी परियोजनाएं मंजूरी नहीं हुई। आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा योगेंद्र जी, जो है 22-23 के बजट में इस प्रदेश के कृषि मंत्रालय ने, उद्यान विभाग ने कहा है कि हम प्रदेश में 70,000 पॉली हाउस स्थापित करेंगे। उल्टा जो है उद्यान घोटाला हो गया, लेकिन वो 70,000 पॉली हाउस धरातल पर नहीं उतरे हैं। कृषि विभाग में ही जो है इस तरीके का लाइसेंसीकरण है कि पर्वतीय क्षेत्रों के लोग आपको गिने चुने मिलेंगे जिनको जो है लाइसेंस मिला होगा। किन लोगों के लाइसेंस जारी हो रहे हैं, किनको जो है सब्जी मंडी में और कृषि मंडी में जो है दुकानें आवंटित हो रही है, ये जांच का विषय। बहुत चौंकाने वाले आंकड़े होंगे। रोजगार 4 साल बेमिसाल का वादा किया गया था उसे, वो उत्तराखंड की धरती पे क्यों नहीं उतरा आखिर? आप बताइए ना। इस डबल इंजन ने उत्तराखंड को निराश करने के अलावा, हताश करने के अलावा, बेरोजगारी देने के अलावा, हमारी बेटियों पर अत्याचार बढ़ाने के अलावा कोई काम नहीं किया। जो उद्योग धंधे कांग्रेस की सरकारों में हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर में स्थापित हुए थे, उन पे लगातार ताली क्यों लग रहे हैं? आप कैग की रिपोर्ट को देख लीजिए, सदन के पटल पे रखी गई गैरसैंण के अंदर, उस कैग के अंदर विभागवार घोटाले जो है चौंकाने वाले हैं। जनता के पैसे पर डाका डाला जा रहा है और विभाग जो है भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड बना रहे हैं। सर, मैं वापस लौटूंगा आपके पास में। हमारे साथ मथुरा दास जोशी साहब लाइन पे जुड़े हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं। मैं जोशी साहब आपके पास में आना चाहूंगा, लेकिन शांति प्रसाद भट्ट साहब हमारे साथ यूकेडी से जुड़े हुए हैं, उनसे जरा एक बार मैं जान लेता हूं उनका क्या पक्ष है इस पे। जी भट्ट साहब, आपके पास आना चाहूंगा। बीजेपी का कहना है, सरकार का कहना है कि ये जो कार्यकाल रहा बेमिसाल रहा है, ऐतिहासिक रही है, जनता का भरोसा जीतने वाला और उत्तराखंड को सशक्त करने वाला है। आपका क्या कहना है इस पे? अनम्यूट करिए सर, म्यूट है आपके पार्ट पे, म्यूट है भट्ट साहब, म्यूट है आपके यहाँ से। देखिए योगेंद्र जी, उत्तराखंड की जनता बदहाल है, सरकार के मंत्री नेता मस्त हैं। 4 साल में धामी सरकार ने जो वादे किए थे वो टाई फिश। सरकारी रिपोर्टें बताती है कि उत्तराखंड नंबर 1 है अपराध में, महिलाओं की असुरक्षा में। उत्तराखंड नंबर 1 है नौकरियां बेचने में। उत्तराखंड खनन माफियाओं का राज्य बन के रह गया है। देव संस्कृति को भाजपा के शासनकाल में पलीता लगा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, आपके अखबार ये बताते हैं कि धामी सरकार में अपराधों की संख्या बढ़ी है। अस्थायी राजधानी में देहरादून में ना बेटियां सुरक्षित हैं ना बेटे सुरक्षित हैं। आए दिन डकैती, मर्डर हो रहे हैं। प्रमोटी जो है आईपीएस को बैठाकर
उत्तराखंड की उत्तराखंडियत को खतरा पैदा किया हुआ है। हम पूछना चाहते हैं कि धामी सरकार ने कहा था कि हमारी सरकार होगी तो हम लोकायुक्त कानून लागू करेंगे। क्या लोकायुक्त कानून लागू हुआ? धामी सरकार ने कहा था कि हम राज्य आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण करेंगे, क्षैतिज आरक्षण 10% देंगे। क्या उस पर अमल हुआ? नहीं। उत्तराखंड की सरकार ने कहा था इन्वेस्टर समिट कर हम उत्तराखंड के घर घर में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न करेंगे। स्वरोजगार दिल्ली बंबई वालों को मिल रहा और रोजगार के हालत आपने देख ही लिए हैं कि उत्तराखंड की फैक्ट्रियों में भी बाहर के लोग लग रहे हैं। इन्वेस्टर समिट के नाम पर केवल 350-400 करोड़ रुपए बंटाधार हो गए। 1 रुपए का इन्वेस्ट उत्तराखंड में किसी ने नहीं किया है। कहने का मतलब है भाजपा केवल गाल बजाने वाली पार्टी है, जुमलेबाज पार्टी है, अखबारों के माध्यम से अपनी छवि सुधारने की बात कर रहे हैं। जमीनी हकीकत यह है कि धामी जी इतने डरे हुए हैं कि जाती हुई सरकार में 4-5 मंत्री बना दिए, वो भी कांग्रेस गोत्र के। इतने भाजपा का कोई विधायक मंत्री बनने लायक नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, अखबारों में छप रहा है कि कांग्रेसी गोत्र के लोगों को इन्होंने मंत्री बनाया है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि 4 साल में धामी सरकार ने किया क्या है? कोई एक उपलब्धि बता दीजिए। क्या हिंदुओं ने, सर मेरी बात खत्म होनी, क्या हिंदुओं ने ये कहा था कि हम अपनी बेटियों की अब रिश्ते नहीं करेंगे, लिविंग रिलेशन में रखेंगे? ये यूसीसी लागू क्यों किया? सनातन धर्म को कलंकित कर दिया। शराब के ठेकों का पहाड़ों में विरोध हो रहा है तो ये भाजपा शराबियों के दबाव में हम पर मुकदमे लगाती है, जेल ठोसती है। तो ये कैसे सनातन धर्म की पार्टी है? भाजपा जिस तरीके से जॉर्ज एवरेस्ट की बेहद कीमती जमीन को बाबा रामदेव की कंपनी को देकर उत्तराखंड के जमीनों पर पूरी नजर भाजपा ने डाली है, ये बताने के लिए काफी है कि धामी खनन माफियाओं के, शराब माफियाओं के बन के रह गए हैं। इनको उत्तराखंड से कोई लेना देना नहीं है। अब जाती हुई सरकार में अपनी छवि सुधारने के लिए ये जो बात कर रहे हैं, हाँ उत्तराखंड क्रांति के नेता होने के नाते वापस आ रहा हूं सर आपके पास में। मथुरा दास जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो मथुरा दत्त जोशी साहब आप हमें जो सुन पा रहे हैं तो आपके साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं यूकेडी और कांग्रेस से। उनका सीधा आरोप है कि सरकार केवल गाल बजा रही है, खनन माफियाओं को पनपा रही है, महिलाओं में एयर सुरक्षा की भावना है, पलायन रोक नहीं पा रही है डबल इंजन की सरकार। ये आरोप लगाया जा रहा है सीधा आप पे। आप कुछ कहेंगे सर इस पे? देखिए, विपक्ष का तो काम है आरोप लगाना, क्यों नहीं लगाएंगे आरोप? बिल्कुल लगाएंगे, उनका धर्म है, उनका काम है, तो आरोप लगाना भी चाहिए उनको। और उनको आरोप लगाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि सफेद झूठ नहीं बोला जाता है, कुछ चीजों को देखना पड़ता है। अभी मेरे भाई शांति भट्ट जी कह रहे थे कि आंदोलनकारियों को आरक्षण देने की बात हमने कही थी। हाँ, सबसे पहले आरक्षण देने का काम हमारी सरकार ने किया। आंदोलनकारियों को जो कोर्ट में बरसों से लटका हुआ था, उसकी पैरवी करके उसको फ्री करने का काम किया है। और आज उत्तराखंड आंदोलनकारियों को क्षितिज आरक्षण यहाँ पे मिल रहा है। और आंदोलनकारियों की सबसे पहले अगर पेंशन बढ़ाने का काम और उनको स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं, इलाज की सुविधा और रहने की सुविधा, रेस्ट हाउस की सुविधा देने का काम किया तो भाजपा की सरकार ने किया, धामी जी की सरकार ने किया। और सारे काम, कोई काम हमारे घोषणा पत्र में सबसे पहले था कि हम यहाँ पर यूसीसी लागू करेंगे। धामी जी ने जो विगत चुनाव में कहा था और सबसे पहले यूसीसी लागू करने का काम किया, नकल विरोधी कानून यहाँ पर लाने का काम किया, दंगा विरोधी कानून यहाँ पर लाने का काम किया। अगर कोई दंगे में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान करेंगे तो उनसे वसूली का कानून बनाने का काम धामी जी की सरकार ने किया है। यहाँ पर जितने भी जो बात है, मैं चुनौती के साथ अपने कांग्रेस के मित्र को मैं सुन रहा था, मेरे छोटे भाई हैं, ठीक है, कहना चाहिए अपनी बात, लेकिन मैं चुनौती के साथ कहना चाहता हूँ, अगर किसी भी मंत्री पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप है, वो एक भी आरोप सिद्ध कर दें तो हम कहेंगे हाँ उनके आरोप सही है। क्योंकि ये गाल बजाने में ये लोग माहिर हैं, हम माहिर नहीं है, ये लोग माहिर हैं। ये सही को सही कहने में इनको तकलीफ हो रही, क्योंकि भाजपा की सरकार है, इनको काम दिखेगा नहीं। अब इनके हाथ से मुद्दे छिनते जा रहे हैं। जो ये बात कह रहे हैं उसको माननीय मुख्यमंत्री तत्काल पूरा कर दे रहे हैं।
देर नहीं लग रही है, चाहे विभिन्न मामलों में जांच कराने की बात हो। पहली सरकार है जिसने आईएएस अधिकारियों को जेल के शिक्षों के अंदर डालने का काम किया, जो भी घोटाला हुआ है। और कहीं पर भी किसी पर कोई एक मंत्री तो बता दें, अगर है तो हमने तो इनको खुलेआम कर रखा, आप जाओ ना कोर्ट जाओ, पीआईएल दाखिल करो। क्यों नहीं दाखिल करते कांग्रेस के लोग? क्या इनके हाथों में क्या मेहंदी लगी है क्या, या आंखों में मोटा चश्मा चढ़ गया कि आरोप लगाओ और भाग जाओ, हिट एंड रन की पॉलिसी में चलो? वही काम करना है ताकि पब्लिक में भ्रांतियां फैलाई जाए, पब्लिक को गुमराह किया जाए, दिग्भ्रमित किया जाए, यही काम है। हाँ, कि अगर हो रहा है तो जाइए, अदालतों के दरवाजे खुले हैं, कोई तो मना नहीं कर रहा। चलिए जोशी साहब, इतना जोशी साहब मैं वापस आ रहा हूं। ना एक लाइन लूंगा, एक लाइन में। इतना ही भ्रष्टाचार किया होता, इतनी ही भ्रष्ट सरकार होती जितना हमारे कांग्रेस के मित्र आरोप लगा रहे हैं, तो आप 10 साल से 9 साल से सरकार है, 9 साल पूरे हो गए हैं। 2017 से लेकर 2022 के बीच में नगर पंचायतों के चुनाव जीते, नगर निगम के चुनाव जीते, जिला पंचायतों के चुनाव जीते, ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव जीते। 2022 के बाद भी फिर नगर निकाय के चुनाव हुए, वहाँ जबरदस्त 100% जीत हासिल की। हमारे यहाँ 12 नगर निगम है, 12 के 12 में भाजपा ने जीत हासिल की। जिला पंचायत में 13 जिले हैं, 13 का 13 जिलों में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने हैं। जोशी साहब मैं वापस लौट रहा हूँ, एक मिनट हम सभी अतिथियों को देंगे। मैं आपके पास में आना चाह रहा हूँ भट्ट साहब। अभी आपने सुना कि अगर कहीं कुछ है तो इसे प्रूव करिए कि मंत्रियों पे भ्रष्टाचार के आरोप हैं। आप आरोप लगा रहे हैं खनन माफियाओं से लेकर के शराब माफियाओं से, वहां पे असुरक्षा की भावना, महिलाओं को लेकर के तमाम चीजें बता रहे हैं आप लोग। लेकिन अभी हमारे साथ में जोशी साहब है, उनका साफ कहना है कि कोई प्रूव करिए। जी शांति प्रसाद जी, अनम्यूट करिए सर, म्यूट है आपके यहाँ। जी सर, जी प्लीज जी। अभी जोशी साहब हमारे साथ में थे कि प्रूव करिए कि हमारे नेताओं पे किसी पे भी आरोप हो तो। अच्छा, वो तो अदालत में जाइए, इनका कहना है कि अदालत में जाइए। तो ये क्या मतलब, ये तो प्रूव हो गया कि ये मान रहे हैं कि इन्होंने अदालत भी मैनेज करी हुई है। गणेश जोशी पर तो अदालत ने कहा था कि इसके ऊपर कार्रवाई की वो करें, मगर क्यों उसको जज को हटाया? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, जितने मंत्रियों पे भ्रष्टाचार के आरोप भाजपा के लगे हैं, यदि इनकी ईमानदारी से जांच हो जाए तो ये सारे मंत्री जेल में मिलेंगे। मगर दुर्भाग्य देखिए लोकतंत्र का कि चोरी और ऊपर से सीना चोरी। भाई आप ये बताइए, कैग की रिपोर्ट कह रही है कि नमामि गंगे में घोटाला हुआ, तो ये क्या विपक्षियों ने करा? कैग की रिपोर्ट ये कहती है कि उत्तराखंड के अंदर जो है स्मार्ट सिटी के नाम पर बेईमानी करके पूरे लूट लिया पैसा, तो ये क्या विपक्ष के नेता आरोप लगा रहे हैं क्या? उत्तराखंड के अंदर महिला अपराध बढ़े हैं, तो ये विपक्ष के लोग लगा रहे हैं क्या आरोप? उत्तराखंड को शराब माफियाओं का स्टेट बना दिया, जॉर्ज एवरेस्ट की जमीन को बाबा रामदेव को बेचा, तो ये विपक्षियों ने बेचा क्या? इसकी जांच चलिए मैं एक साथ, सर समय कम है, एक मिनट में जाना चाहूंगा। चलिए मैं शिषपाल जी आपके पास में आना चाहूंगा। मैं, अगर आप लोगों को कहीं संदेह है तो बीजेपी का साफ कहना है कि प्रूव करिए। दूसरी बात, अदालत है खुला तो अदालत में जाइए। योगेंद्र जी, भाजपा के प्रवक्ता शायद भूल रहे हैं कि इसी सरकार के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी के ऊपर सीबीआई की जांच चल रही है। अगर उन पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है तो सीबीआई की जांच क्यों बिठाई उन्हीं की सरकार ने? वो कांग्रेस ने सीबीआई की जांच बिठाई। सैन्य धाम में घोटाले के जो है आरोप खुलेआम लग रहे हैं। सहकारिता विभाग में जो है बैकडोर से भर्ती हुई, उसकी जांच रिपोर्ट आज तक क्यों नहीं आई है? पेपर लीक प्रकरण में भाजपा के लोग जेल गए हैं, तो ये सारे का सारा भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? जॉर्ज एवरेस्ट का मामला बार बार उठ रहा है। खनन घोटाले में माननीय हाईकोर्ट की टिप्पणी है कि राज्य सरकार की खनन नीति के कारण 2500 करोड़ के राजस्व का नुकसान इस प्रदेश को हुआ है। और जिस तरीके से शराब माफियाओं को लाभ पहुंचाने के लिए एनएच के नियम बदले इनकी सरकार ने, वो किससे छुपा हुआ है? उसके बाद की सीना चोरी करके कहते हैं कि हमारे दामन पर भ्रष्टाचार के कोई आरोप नहीं है। और इन्हीं की सरकार जो है अपने मंत्रियों पे सीबीआई जांच करवाने के लिए मजबूर होती है। अगर विपक्ष के आरोपों में दम नहीं है, अगर आईटीआई से निकले पेपरों में दम नहीं है, अगर सदन में विश्व साहब समय होगा तो मैं आपको मौका वापस दूंगा। अभी मैं एक बार लाइन पे लेता हूँ, जोशी साहब को लाइन पे लेता हूँ। जोशी साहब आप लाइन पे हैं हमारे साथ में, आपके साथी
कांग्रेस और यूकेडी दोनों का आरोप है कि उधार में दे रहे हैं आपके मंत्री गणेश जोशी साहब का, जिनसे सीबीआई जांच कराई जा रही है, सीएजी की रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं। मैं सर 1 मिनट में चाहूंगा, क्योंकि मुझे सारी समरी एक बार हमारे सहयोगी से भी लेनी है। देखिए, प्रति वर्ष कैग की रिपोर्ट सदन में रखी जाती है, उनमें तमाम चीजें जो भी आती हैं उनकी सरकार अपने स्तर से जांच कराती है। जो कैग के दिशा निर्देश होते हैं उसमें जांच कराई जाती है। कैग ने जो भी रिपोर्ट में जो जो बातें कही है उन सब में जांच हो रही है। अगर कहीं पर भी एक इंच भी कहीं घोटाला होगा, किसी ने 1 रुपए भी गड़बड़ी की होगी, तो देखिएगा आने वाले समय में निश्चित रूप से वो जेल में जाएगा और उसके खिलाफ मुकदमा होगा। दूसरी बात, गणेश जोशी जी के मामले में जो बात ये कर रहे हैं, मामला न्यायालय में विचाराधीन है। अगर गणेश जोशी जी पर मुकदमा होने से या आरोप लगाने से आरोप सिद्ध नहीं हो जाते और अदालत जो फैसला करेगी सरकार उसके अनुसार निर्णय करेगी। 2 बार वहां से रिपोर्ट रिजेक्ट हो गई है। हाँ, लोग जा रहे हैं, ठीक है, मैंने चुनौती देके कहा ना, अपने मित्रों को कहा चुनौती देके, किसी के आरोप लगाने से आरोप सिद्ध नहीं हो जाते। जब तक न्यायालय दोषी नहीं ठहरा देता तब तक आप किसी को कितना कुछ भी कर लो, उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। हाँ, अगर हमारे मित्रों को कोई आपत्ति है, मैं तो खुली चुनौती दे रहा हूँ, खुले मन से कह रहा हूँ, छिपा नहीं रहा हूँ, आपके कैमरे में कह रहा हूँ, आपके सामने कह रहा हूँ। चाहे अदालत तुम्हें निर्देश लाए, उसके खिलाफ अगर हम कार्रवाई नहीं करेंगे तो उसके बाद हम पर आरोप लगाए। मैंने कहा ना, चलिए जोशी साहब आप लाइन पे बने रहिए। जोशी साहब आरोप लगा रहे हैं। जोशी साहब आप लाइन पे रहिए, आप बने रहिए हमारे साथ में। मैं श्रीनिवास आपके पास में आना चाहूंगा। देखिए, सरकार अपना जश्न मना रही है, विपक्ष उसे कटघरे में खड़ी कर रही है। आने वाले जो समय होगा उत्तराखंड की सियासत के लिए कहा जा सकता है कि अहम समय होगा। सरकार चाहेगी कि हम हैट्रिक लगाएं कंटिन्यू की, और विपक्ष चाहेगा, खासकर कांग्रेस, हमारी वापसी हो। तो ये आने वाला जो वक्त है, उपलब्धियां, आरोप प्रत्यारोप, इन्हीं में सबसे कुछ चलता रहेगा, लेकिन एक अहम बता सकते हैं इस समय को। बिल्कुल योगेंद्र जी, देखिए, उत्तराखंड की जनता 25 सालों के आकलन के साथ अपने मुख्यमंत्री और वर्तमान सरकार या पूर्ववर्ती सरकारों का आकलन करती है। केवल उत्तराखंड का संपूर्ण विकास अगर हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर जिले को मान लिया जाता तो फिर हम उत्तर प्रदेश में क्या बुरे थे। उत्तर प्रदेश से अलग होने का सीधा मतलब निकलता है कि पर्वतीय क्षेत्रों की जो आवाज लखनऊ में नहीं पहुंचती थी वो देहरादून में पहुंचेगी या गैरसैंण में पहुंचेगी। लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि 26 साल गुजर जाने के बाद भी आज भी हम एक अदद स्थायी राजधानी की सबसे बड़ी मांग को पूरा नहीं कर पाते हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस का सवाल नहीं है। ये हमारे पास जो पैनलिस्ट बैठे हैं वो भी आम उत्तराखंडी होने के नाते इस बात पर जरूर जोर देंगे कि अगर उत्तराखंड की अपनी स्थायी राजधानी होती तो शायद सबसे बड़ा मुद्दा गांव से दूर हो जाता और उसकी जगह हम विकास की बात करते हैं। दूसरा, पर्वतीय क्षेत्रों में हम डॉक्टरों को पहुंचाने में अभी भी पीछे हैं। आज हम 26 साल के बाद ये चर्चा कर रहे हैं, सरकार का 4 साल का भले ही हम जश्न मना रहे हैं, काम अच्छा कर रही है सरकार, जिन चीजों में अच्छा करेंगे हम उन चीजों में तारीफ करेंगे और कहेंगे, लेकिन जहां पर आवश्यकता है दलगत राजनीति से ऊपर उठने की, वहां पर हमें काम करना पड़ेगा। और शायद मैं योगेंद्र जी ये भी कहना चाहूंगा कि पर्वतीय क्षेत्रों में पलायन रोकना, मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां यानी प्राइवेटाइजेशन या फैक्ट्रियां पहाड़ जब तक नहीं चढ़ेंगी, आप युवाओं को रोजगार देने में कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि स्वरोजगार के क्षेत्र में बैंकों के नियम इतने हार्ड हैं, आपको लोनिंग में बहुत समस्या आती है, कमेटियां आपको पास नहीं करती हैं। नतीजा क्या है कि आप उसको स्वरोजगार के क्षेत्र में धक्के खाते रहते हैं। और लेकिन सरकार की नीयत ठीक है, पॉलिसी ले आई, सरकार का काम है पॉलिसी बनवाना, पॉलिसी को लागू करना, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा। आज भी देखिए, विजिलेंस की जब जांच हो रही है, एक के बाद एक, कभी जेई, कभी एई, कभी एसडीओ गिरफ्तार हो रहे हैं, कोई 20,000 में, कोई 80,000 में। ये कौन सा सिस्टम का हिस्सा है? इसमें बीजेपी या कांग्रेस का सवाल नहीं है, ये सवाल है उस सिस्टम का जिसमें दीमक लगी हुई है, उसको साफ करना पड़ेगा। आपने देखा होगा नकल विरोधी कानून सरकार ने बनाया, एक के बाद एक गिरफ्तार हुए। फिर मथुरादत्त जोशी जी ने खुद कहा कि आईएएस की अरेस्टिंग हुई है, लेकिन ये कहां से आए? ये सिस्टम का हिस्सा है। और हमें दुख इस बात का होता है कि उत्तराखंड के इस सिस्टम के हिस्से में बीजेपी और कांग्रेस और यूकेडी जो तमाम राजनीतिक दल है, इनको ऊपर उठ करके सोचना पड़ेगा और एक तरफ से सफाई करनी पड़ेगी, तब जाकर हम कह सकते हैं कि जिस राज्य की परिकल्पना की थी वो राज्य हमको मिला। जी,
आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और ये माना जा सकता है कि सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाएगी, विपक्ष और हमलावर होगा और आने वाले दिनों में सिलसिला और तेज हो सकता है, क्योंकि सामने सत्ता की कुर्सी सबको दिखाई देगी और किस्सा कुर्सी का ही होता है और उसी पर सबसे बड़ी महाभारत या यूं कहूं कि एक जंग होती है। जंग ये सियासी जंग है, हम दूसरी तरह की जंग का जिक्र नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि 5वें साल में प्रवेश कर चुकी है सरकार और 10 महीने का वक्त ये मान के चलिए आप, जिसमें होगा हर राजनीतिक दल अपने धरातल को पूरी तरह से तहकीकात के साथ में टटोलने की भी कोशिश करेगा, ताकि उसी के जरिए जनता की नब्ज भी टटोली जा सके कि वो चाहती क्या है। कहीं अगर सरकार को लगता है कि हमारे लिए एक एंटी इनकम्बेंसी चुनौती है तो उसको दूर करने की कोशिश करेगी। विपक्ष आएगा कि हम किस खाते में कमजोर हैं जिसे हम दुरुस्त कर सकें। तो ये सिलसिला और बढ़ेगा आने वाले दिनों में। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।